दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी रूपी तलवार को एक पैनी धार लगा रहे होंगे, क्योंकि इस समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है और उस तैयारी में हम भी थोड़ी सी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज पेपर हल करेंगे, मॉडल पेपर 35वां, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। साइकोलॉजी का पार्ट रहेगा पहले, उसके बाद करेंगे हरियाणा जीके की। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो तीनों ही ऑप्शन हैं ए और बी और सी, ये सही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है सह संज्ञानात्मक, और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो ये तीनों ही बात सही हो जाएंगी, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है, तो ये भी इसमें क्या, गुणात्मक, निदानात्मक, परिणात्मक, ये तीनों ही बातें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें भी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, ये सभी हो जाएगा इसमें। आगे देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, क्या तकनीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो क्या इसका उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, पहला ही है। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, तो ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन खालिस्तान पर बल देता है, किस पर बल देता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ये गणित नहीं, सभी विषय का कोई भी होता है, जो है किसी विषय का पूछ ले तो बाल केंद्रित ही होता है, ऑप्शन नंबर ए। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, क्या बातचीत की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये इसकी फुल फॉर्म है भाई हिंदी में, नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क 2005।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसको हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो किसको सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों ही बातें सही हैं। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, यानी कि इलेक्टिव। आगे देखो, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महिलाओं के प्रति आदर, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्यों? तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे इसके ऑप्शन। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, और तीसरा सी ऑप्शन है, यह बालकों को अपने विश्वास के प्रति प्रोत्साहन देगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ये सभी। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकतम। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता एवं वैधता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शन सही है। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो ऑप्शन नंबर तीनों ही हो जाएंगे ये सही। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तीर्ण करना। वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। आगे देखो, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान। मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ है मूल्यांकन का? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में एक का चयन करना है उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किसमें? ये होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें हाँ नहीं वाले होते हैं, ऑप्शन वाले होते हैं या सही गलत वाले होते हैं, वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्या होती है? कि उसका एक ही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका।
एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापने तो निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण। उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण हैं, क्या हैं? ये वही है, ये वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये तीनों ही हो जाएंगे इसमें। उपलब्धि निर्भर करती है किस पर? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोगी होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही हो जाएंगे इसमें। उपलब्धि निर्भर करती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योग्यता एवं प्रेरणा इन दोनों पर। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोगी होता है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे इसमें, अधिगम, उत्पाद जांच, शैक्षणिक मार्गदर्शन और तीसरा हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। उपलब्धि परीक्षण भाग है इसका मनोविज्ञान का हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों के मूल्यांकन में। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है क्या? विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये तीनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, विश्वसनीयता एवं वैधता। वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ नहीं में चयन होता है वो कहलाते हैं, तो ये फिर रिपीट होगा प्रश्न, ये तो वो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकतम। आगे देखो, मूल्यांकन का अर्थ होता है परिणाम व प्रगति की जांच करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आए हुए हैं, तो PYQ निकालना एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके परिणामों में शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक मूल्यांकन। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा कि उत्तीर्ण करना। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ये देखो कई प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, निबंधात्मक। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। नेक्स्ट क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये विश्वसनीय होता है। प्रयोगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समय विशेष में विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता लगाना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौलिकता। निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं नहीं होती हैं? तो कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों ही ऑप्शन हैं इनमें से सभी।
नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। किसका है? तो ये है सृजनात्मकता का, ऑप्शन नंबर बी। सृजनात्मक मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। किससे? तो ये है अपसारी चिंतन से, ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खालिस्तान के लिए है। किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु। आगे देखो क्या है। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, यानी कि डिमोरलाइज करके नहीं, उनको मोटिवेट करके किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, सृजनात्मक। बाल अपराधियों की आयु होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 18 वर्ष से कम। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किसका? ऑप्शन नंबर ए, समावेशित शिक्षा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में से एक समान नहीं होते। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालय। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो किसकी? ये होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन नंबर ए। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? तो कौन सी करेगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्यों को मूर्त रूप से समझना। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। तो ये तो थे साइकोलॉजी के। अब करेंगे हरियाणा जीके के कुछ प्रश्न। हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू हुआ था? तो ये हुआ था पंचकुला में, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फर्स्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य की किस कॉलेज में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी DAV सेंट्री कॉलेज फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा प्राचीन सरिस्का का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दिव्यावदान में, ऑप्शन नंबर बी। इसका वर्णन दिया भी है यहाँ पे। बौद्ध साहित्य दिव्यावदान व मंजिकाय में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख है। अचस्य ने माना दिव्यावदान में सिरसा का भी वर्णन मिलता है। पतंजलि ने पणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के कुछ भाग में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। पंचकुला व अम्बाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। आगे देखो, जोगी गीत गाने के लिए खालिस्तान वाद्य का प्रयोग करते हैं, तो ये सारंगी का,
सारंगी क्या होती है? एक बांस की छड़ी से बना एक किनारे एक बर्तन के आकार का होता है। यह लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया जाता है। जोगिंदर सिंह खालिस्तान से साहित्यिक हैं। ये शाहबाद से। ऑप्शन नंबर बी। पहली हरियाणवी फिल्म है तो कौन सी? धरती। ऑप्शन नंबर बी। ये 1968 में बनी थी। प्रथम सफल फिल्म जो थी वो बहुरानी 1983 में बनी। हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म चंद्रावल जो 1984 में बनी थी। हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी? लाडो 2000 में बनी थी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। आप सभी को ही पता है इस बात का। और हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला। हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है? 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। हरियाणा की गर्भ रेखा से दूरी 444 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये कुछ हरियाणा जीके के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने साथियों को शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।